बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो हमारे भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट का गठन 1962 में हुआ था, जो 1962 में हुआ था, सॉरी 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया था, जिसमें पहला हो जाएगा कोलकाता। इसमें पहला हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। उसके बाद फिर हो जाएगा दूसरा मद्रास उच्च न्यायालय। उसके बाद फिर तीसरा हो जाएगा हमारा बॉम्बे। उसके बाद तीसरा हो जाएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो हमारे भारत में सर्वप्रथम 1962 में हाई कोर्ट का गठन हुआ था, जो 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ, जिसमें हमारा हो जाएगा पहला कोलकाता उच्च न्यायालय, उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय, फिर मद्रास उच्च न्यायालय। उसके बाद फिर 1866 में एक और हाई कोर्ट बना, जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो एशिया का और सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, और हमारे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। तो इस प्रकार सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। उसके बाद फिर 1966 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ। तो उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में कुल उच्च हाई कोर्ट की संख्या 26 है, 25 है। और जिसमें हमारा 25वां हाई कोर्ट हो जाएगा अमरावती हाई कोर्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी। 25वें हाई कोर्ट का गठन अमरावती हाई कोर्ट के नाम से हुआ, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं डिटेल में कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो हाई कोर्ट किसी भी राज्य का सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है। इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से कोई भी न्यायालय नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि सुप्रीम उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय होगा, सबसे बढ़िया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय होगा।
आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। फिर देखेंगे अनुच्छेद 215 अनुच्छेद 215 अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सॉरी, तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि हाईकोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह होता है कि मान लो कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है और उसे एकदम बढ़िया से वेरीफाई करके फिर उसको अगले समय के लिए रख लिया जाता है साक्ष्य के रूप में, तो इसी को एक अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 216 अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि अनुच्छेद 216 में कहा गया उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के आदेश पर निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। तो अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति के आदेश अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता था और सुप्रीम कोर्ट में संसद के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हाई कोर्ट में 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, कितने भी न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन उन न्यायाधीशों की संख्या को केवल राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही बढ़ाया घटाया जा सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद नंबर 217 अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और
उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जा सकता है। नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है और शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद नंबर 18 में। अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो कानून सुनिश्चित कर देता है उसी के अनुसार उच्च न्यायालय कार्य करता है। तो अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जो कानून लागू किया जाता है या जो कानून सुनिश्चित किया जाता है उसी के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट अपने निर्णय देता है। अनुच्छेद 218 में कहा गया उच्चतम न्यायालय जो कानून सुनिश्चित कर देता है उसी कानून के अनुसार उच्च न्यायालय अपने मामले की सुनवाई करता है। उसके बाद फिर देखेंगे 219 अनुच्छेद 219 में कहा गया है 19 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान। तो अनुच्छेद 219 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 219 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 219 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद नंबर 20 में कहा गया कि अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश किसी न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकते।
तो अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश जो होते हैं वो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर भारत के किसी संघीय न्यायालय में वकालत या अभिभाषण नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हाई कोर्ट का कोई अस्थायी न्यायाधीश था और वह रिटायर हो गया, तो वह जिला किसी भी राज्य के जिला न्यायालय में अपनी वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में वह अपनी वकालत कर सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद नंबर 221, अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 221 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 221 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। तो अनुच्छेद 221 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पेंशन का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। वहाँ पे था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन केंद्र की संचित निधि से और पेंशन भी केंद्र की संचित निधि से दिए जाते थे। वहाँ पर उनकी वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना वेतन दिया जाए, और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, और उनको राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 में अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जाता है। तो अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है।
तो अनुच्छेद अनुच्छेद 222 में कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। और न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे 223 अनुच्छेद 223 अनुच्छेद 223 अनुच्छेद 223 में क्या कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो हमारा अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मान लो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अधिकतम 2 साल तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 224 अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि अतिरिक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अतिरिक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में। फिर अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 225 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। तो अनुच्छेद 225 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, यानी कि उच्च न्यायालय किन किन विषयों पर सुनवाई कर सकता है और कहाँ कहाँ सुनवाई कर सकता है। तो हमारे जैसे उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का विस्तार, तो हमारा इस हाई कोर्ट इस समय इलाहाबाद में और हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में। अगर किसी कारण सरकार को लगता है कि किसी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में एक बेंच और बनाया जा सकता है तो अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 225 के अनुसार भारत की सरकार एक और बेंच बना सकता है। तो उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद नंबर 226 अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि
अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर या किसी अन्य उद्देश्य से हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता था, और यहाँ पर हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। वहाँ पे केवल सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रीट जारी कर सकता था, और यहाँ पर हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर और किसी अन्य के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और वहाँ पर आपातकाल के समय अनुच्छेद 232 को निरस्त कर दिया जाता था राष्ट्रपति के तहत, और यहाँ पर आपातकाल के समय इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 26 में उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता था। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों पर ही रीट जारी करता था, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर और किसी अन्य मामले में भी वह रीट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, और किसी अन्य न्यायालय में भी हाई कोर्ट अपनी रीट जारी कर सकता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार, यानी कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह कानून संविधान का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 228 में कहा है कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना। कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
करना। तो अनुच्छेद 228 में कहा गया है कि कुछ मामले जो काफी दिनों से जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में चल रहे हैं और उसका कोई भी सलूशन नहीं निकलता, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 228 के तहत उस मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। अनुच्छेद 228 के तहत कहा गया कुछ मामले उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करें, यानी जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में कोई भी मामला काफ़ी दिनों से चल रहा हो और उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 228 के तहत उस मामले को अपने पास सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 229। अनुच्छेद 229 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की गई हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा व शर्तें। तो अनुच्छेद 229 के तहत कहा गया कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा और शर्तें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की गई हो, उसी के तहत उनको उस सेवा का लाभ मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार कर सकता है या किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार केंद्र तक। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसी केंद्र शासित प्रदेश तक कर सकता है या क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। तो अनुच्छेद 230 के तहत कहा गया है कि संसद कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार कर सकता है या किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उससे बाहर कर सकता है। जैसे कि मान लो हाई कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्र का विस्तार या तो दिल्ली या तो पुदुचेरी या चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक उसका विस्तार कर सकता है या इलाहाबाद हाई कोर्ट के विस्तार क्षेत्राधिकार को कम भी कर सकता है। मान लो कि जैसे सहारनपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सहारनपुर इलाहाबाद से काफ़ी दूर है, तो अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सहारनपुर के व्यक्तियों को इलाहाबाद जाने के बजाय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाना चाहिए, तो वहाँ के लोग इलाहाबाद आने की बजाय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाएंगे। तो अनुच्छेद 230 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश तक
विस्तार कर सकता है या उसके क्षेत्राधिकार को कम कर सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 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 231। अनुच्छेद 231 में कहा गया है एक उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्य के लिए, एक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्य के लिए सुनवाई कर सकता है या अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों में सुनवाई अनुच्छेद 231 के तहत कहा गया है कि संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना करेगा। एक हाई कोर्ट की स्थापना करेगा यानी एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। या 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि संसद कानून द्वारा एक या एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। मान लो किसी कारणवश भारत सरकार को लगता है कि भारत सरकार को लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और बिहार हाई कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट बिहार के अनुच्छेद 131 के तहत एक संसद कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय के संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार संविधान का भाग 6 राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 151 से लेकर 237 तक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हाई कोर्ट के बारे में जितने भी आर्टिकल थे हम लोगों ने डिटेल में देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।